हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में झारखंड के पर्यावरण और वन संबंधित जो पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कुल 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें हम लोग झारखंड के वन एवं वन्य जंतु से जो प्रश्न बन सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, उससे चर्चा करेंगे। इसमें कुल 110 प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो गए। एग्जाम से पहले इसे एक बार जरूर देखिएगा, पूरे सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी पर उपलब्ध होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ ही इसे अगर सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर तो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। झारखंड में कुल कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है? ऑप्शन यहां पर ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें, इसमें जो 110 प्रश्न यहां पर शामिल किए गए हैं, इसमें जितना भी हम लोग चर्चा करेंगे, हर एक प्रश्न जो है लेटेस्ट जो रिपोर्ट जारी की गई है भारत सरकार के द्वारा 2019 में जारी हुआ है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि हर एक 2 साल पर जारी किया जाता है। तो उसी रिपोर्ट के आधार पर इसमें सारे तथ्यों को शामिल किया गया है। तो अगर आपने उस रिपोर्ट को नहीं देखा है तो एक बार जरूर डिटेल में स्टडी कीजिएगा उसको और फिर इस पर अपना प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा और अपना उत्तर कमेंट कीजिएगा कि 110 में आपका कितना सही हुआ है, जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सके कि आपका स्कोर क्या है। तो प्रश्न संख्या 1 का यहां पर सही जो उत्तर होगा लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वो बी होगा। 23,611 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो झारखंड का वर्तमान में कुल वन क्षेत्रफल है। दूसरा प्रश्न है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत वन राज्य में हैं? तो इसका परसेंटेज में यह पूछा गया। यहां पर देखिएगा प्रश्न संख्या 1 और 2 में इतना अंतर है कि पहला प्रश्न किलोमीटर स्क्वायर में पूछा गया है, जबकि इसमें परसेंटेज में पूछा गया है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना। तो इसमें सही उत्तर होगा सी, 29.62%। प्रश्न संख्या 3 है, झारखंड के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड का वन क्षेत्र है? तो भारत के पूछा गया है, भारत के कुल वन क्षेत्र का अगर हम प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा बी, 3.4%। ध्यान रखिएगा, दूसरा प्रश्न में झारखंड के कुल क्षेत्रफल का और तीसरा प्रश्न पूछा गया है भारत के कुल वन क्षेत्र का, मतलब कि पूरे भारत में जितना वन क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत वन क्षेत्र झारखंड में है? तो 3.4%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, झारखंड में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन कितना हेक्टेयर है? प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा डी होगा, 0.08%। सॉरी, हेक्टेयर भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 5, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, चंडीगढ़, बी बेंगलुरु, सी देहरादून और डी है शिमला। तो इसका सही उत्तर होगा यहां पर सी, देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 है, राज्य में सर्वाधिक किस जिले में वनों का क्षेत्रफल है? ऑप्शन है यहां पर ए चतरा, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी सिमडेगा और डी लातेहार। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले 2 चीजों को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या सी का अगर यहां पर बात किया जाए तो 2 चीजें हम लोग को देखने को मिलती है जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है। अगर परसेंटेज के आधार पर देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर 100 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र है, उसमें से मान लीजिए 56 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो वन क्षेत्र है पूरे क्षेत्रफल का, और कहीं पर 100 किलोमीटर स्क्वायर जो है कुल क्षेत्रफल है, उसमें से पता चल रहा है कि 33% जो है, ये परसेंटेज में बता रहे हैं, 56% है एक और एक 33%। लेकिन इसमें देखिएगा एक चीज कंफ्यूजन ये होता है कि अगर हम बात करें परसेंटेज के आधार पर, तो जैसे कि लातेहार का क्षेत्रफल कम है एज कंपेयर टू पश्चिमी सिंहभूम, लेकिन उसका वन क्षेत्रफल परसेंटेज में ज्यादा है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल ज्यादा है और उसका वन क्षेत्र भी ज्यादा है। अगर हम बात करें पश्चिमी सिंहभूम का, तो पश्चिमी सिंहभूम का जो वन क्षेत्र है, सबसे पहले उसका पश्चिमी सिंहभूम का जानिए कि कुल क्षेत्रफल कितना है। पश्चिमी सिंहभूम का कुल क्षेत्रफल है 7,224 किलोमीटर स्क्वायर, और 7,224 किलोमीटर स्क्वायर में कुल जो वन क्षेत्र है वो 3,366 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको समझ गए? अब देखिए लातेहार का जो कुल
क्षेत्रफल है, हम लातेहार जिला का कुल क्षेत्रफल बता रहे हैं। लातेहार जिला का कुल क्षेत्रफल है 4291 किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें से वन क्षेत्रफल जो है वो 2406 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉइंट को हम इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर कि परसेंटेज दोनों को निकालिएगा, तो जो पश्चिमी सिंहभूम का परसेंटेज है वो 46% के लगभग आता है। इसको अलग कलर से दिखा रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम का जो क्षेत्रफल परसेंटेज के आधार पर निकालिएगा, वन क्षेत्र पूरे क्षेत्रफल का, तो ये 46% के लगभग आता है। और जबकि लातेहार का जो कि जिसका कुल क्षेत्रफल है 4291 किलोमीटर स्क्वायर, उसका वन क्षेत्र है 2406 किलोमीटर स्क्वायर। अगर परसेंटेज के तौर पर इसको निकालिएगा तो ये करीब 56 पॉइंट समथिंग आता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं परसेंटेज में दोनों में बड़ा अंतर आ रहा है कि कम क्षेत्रफल होते हुए लातेहार जिला में ज्यादा परसेंटेज के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि वहां क्षेत्रफल है, वन क्षेत्र है। जबकि पश्चिमी सिंहभूम में इसका क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन वन क्षेत्र भी इसका ज्यादा है, क्योंकि यहां पर देखिएगा परसेंटेज के आधार पर निकालिएगा तो ये 46% है। लेकिन प्रश्न संख्या, अब प्रश्न पर आते हैं, ये दोनों अंतर अब देख लिए। अब प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर, राज्य में सर्वाधिक किस जिले में वनों का क्षेत्रफल है? तो यहां पर यह पूछा नहीं गया कि परसेंटेज के आधार पर बताइए। ऐसे अगर कुछ बुक्स देखिएगा जैसे कि मनीष रंजन, ये हमने रेफरेंस मनीष रंजन से लिया हुआ है, वहां पर उत्तर दिया हुआ है डी, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर देखिएगा तो यहां पर तो ये नहीं बोला है कि परसेंटेज के आधार पर बताइए, क्योंकि अगर पश्चिमी सिंहभूम जिला का देखिएगा तो 3366 किलोमीटर स्क्वायर जो है उसका कुल वन क्षेत्र है, जबकि लातेहार जिला का मात्र 2406 किलोमीटर स्क्वायर जो है वन क्षेत्र है। तो यहां पर हम जो उत्तर देंगे यहां पर वो बी होगा, पश्चिमी सिंहभूम। अगर यही पूछा रहा था कि परसेंटेज के आधार पर बताइए, तब हम लोग लातेहार जिला टिक करते, क्योंकि लातेहार का कुल क्षेत्रफल का ज्यादा परसेंटेज जो है वो वन क्षेत्र है। क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 6 का जो उत्तर होगा यहां पर बी होगा, ये लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार है। अगला है प्रश्न संख्या 7, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है जामताड़ा, बी सिमडेगा, सी देवघर और डी है दुमका। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा ए होगा जामताड़ा। अगर जामताड़ा की बात करें तो जामताड़ा का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1811 किलोमीटर स्क्वायर है, ये कुल क्षेत्रफल है। और इसमें अगर वन क्षेत्र देखा जाए तो 100 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि कुल क्षेत्रफल का जो वन क्षेत्र है इसका करीब 5.56% मात्र है, इसलिए राइट आंसर यहां पर ये होगा जामताड़ा। अगला प्रश्न संख्या 8, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन यहां पर ए है पूर्वी सिंहभूम, बी लातेहार, सी पश्चिमी सिंहभूम और डी है चतरा। देखिए यहां पर उत्तर मिल गया। 6 और 8 में अंतर यही है। 6 में पूछा गया है कि सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल किसका है, और 8 में पूछा गया है कि प्रतिशत, 1% वाला जिला सर्वाधिक कौन सा है। तो इसका बिना सोचे समझे उत्तर देंगे बी लातेहार, क्योंकि इसका देखिएगा 56%, 8 का यहां पर जो होगा बी होगा 56% है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम का 46% है। और वहां पर 6 का बी उत्तर होगा, क्योंकि वहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछा गया है, 3366 किलोमीटर स्क्वायर है। तो दोनों में उत्तर समझ गए, 6 और 8 में। अब आगे आते हैं प्रश्न संख्या 9 में, न्यूनतम 1% वाला जिला इसमें से कौन सा है? न्यूनतम 1, तो ये तो अभी हमने देखा, 9 का जो होगा डी होगा, ये जामताड़ा भी हमने बताया। प्रश्न संख्या 10 है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल अति सघन वन है? तो अगर हम बात करें तो कुल इसमें जो है प्रश्न संख्या जो 10 का उत्तर होगा यहां पर ए होगा, 2603 वर्ग किलोमीटर जो है स्क्वायर, ये अति सघन वन क्षेत्र है। अगला है प्रश्न संख्या 11, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल खुला वन है, ओपन फॉरेस्ट के रूप में? तो प्रश्न संख्या 11 का जो उत्तर होगा वो डी होगा, 11,320 वर्ग किलोमीटर जो है वो खुला वन क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 12 है, झारखंड में जलवायु और वृक्षों के प्रकार के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो प्रश्न संख्या 12 का बी होगा, 3 प्रकार के झारखंड में वन पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किस प्रकार के वन राज्य में नहीं पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़, शुष्क प्रायद्वीप, सदाबहार और डी है आर्द्र
प्रायद्वीपीय वन। तो यहां पर पूछा गया है कि कौन सा वन नहीं पाए जाते, तो प्रश्न संख्या 13 का जो उत्तर होगा सी, सदाबहार वन झारखंड में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए गलत है, इसलिए राइट आंसर यहां पर सी होगा। प्रश्न संख्या 14 है, राज्य के जिन क्षेत्रों में 1200 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहां कैसे वन पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 14 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा ए होगा, शुष्क पतझड़ वन वहां पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, झारखंड के किस क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो 15 के जो उत्तर होगा वो डी होगा, क्योंकि हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह ये तीनों जिले जो हैं एक साथ सटे हुए जिले हैं। ध्यान रखिएगा, मैप पे अगर देखिएगा तो ये तीनों जिले एक साथ सटे हुए हैं और इन तीनों जिलों में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। प्रश्न संख्या 15 का डी। अगला है प्रश्न संख्या 16, राज्य के कुल प्रतिशत से अधिक राज्य के कुल 50% से अधिक क्षेत्रफल पर निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का ये होगा, झारखंड में 50% से अधिक क्षेत्रफल आर्द्र प्रायद्वीपीय वन जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 17, राज्य में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल वन क्षेत्रफल का 18.58% है। संरक्षित वन जो पूछा गया है, तो प्रश्न संख्या जो 17 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। राज्य में कुल 4387 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जो है संरक्षित वन है, जो कि पूरे वन क्षेत्रफल का मतलब कि 23,611 किलोमीटर स्क्वायर जो कुल क्षेत्रफल है झारखंड का, उसका 18.58% जो है वो संरक्षित वन है। ध्यान रखिएगा, संरक्षित वन को ही रक्षित वन भी बोला जाता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आखिर रक्षित वन, एक बार हमने एक प्रश्न दिया था, टेस्ट सीरीज ले रहे थे, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को रक्षित वन दे दिया, तो वो पूछ रहे हैं हमें मैसेज करके, सर कि रक्षित वन का मतलब क्या होता है, या फिर बोल रहे हैं कि सर कि रक्षित वन में क्या आरक्षित, यहाँ पर मिस्टेक है। बिल्कुल वो मिस्टेक नहीं है, संरक्षित वन को ही रक्षित वन बोला जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 18, राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन यहां पर ये दिया हुआ है, सारंडा, कोल्हान, पोराहट और डी है बी और सी। तो 18 का जो यहां पर होगा डी, बी और सी, कोल्हान और पोराहट, राइट आंसर डी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 19, राज्य में सर्वाधिक आरक्षित, ध्यान रखिएगा ये आरक्षित पूछा गया है, वन का क्षेत्रफल किस जिले में है। तो प्रश्न संख्या 19 का जो होगा वो बी होगा, पश्चिमी सिंहभूम में आरक्षित वन जो है सबसे ज्यादा है। अगला है प्रश्न संख्या 20, निम्न में से वह कौन सा वन प्रकार है जहां पशुओं को चराने एवं एक सीमा तक लकड़ी काटने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा बी, सुरक्षित वन में ऐसा आप कर सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 है, राज्य में सुरक्षित वनों का कुल क्षेत्रफल ये 19,185 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो प्रश्न संख्या 21 का जो होगा डी, 81.28%। क्लियर है। एक मिनट, यहां पर थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, संरक्षित वन, संरक्षित वन, ओके एक मिनट यहां पर देखिएगा, इसमें जो हम बता रहे थे ना ये, तो जो प्रश्न संख्या 17 है इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो पूछा गया है यहां पर लिखा हुआ नहीं है, तो ये आरक्षित वन के बारे में पूछा गया था, आरक्षित वन इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसलिए वो दिक्कत हुआ। यहां पर सुरक्षित वन लिखा, सॉरी संरक्षित वन लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, सुरक्षित वन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और आरक्षित वन को बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट इंग्लिश में। तो ये जो पूछा गया है प्रश्न संख्या 17 वो रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया है, और रिजर्व फॉरेस्ट ध्यान रखिएगा, रिजर्व फॉरेस्ट को आरक्षित वन नहीं बोलते हैं, बल्कि जो सुरक्षित वन होता है उसको बोलते हैं रक्षित वन। तो ये थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 17 और 21 में समझ रहे हैं यहां पर, तो 21 में जो पूछा गया है यहां पर क्लियर लिखा हुआ है सुरक्षित वन, जो सुरक्षित वन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो राज्य में सबसे ज्यादा जो है सुरक्षित वन है 19,185 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे झारखंड के वन क्षेत्र कलमल का मतलब कि 23,611 किलोमीटर स्क्वायर का करीब ये 81.88% है। क्लियर है। तो राइट आंसर यहां पर 21 का डी होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या
22, बाकी सारे यहाँ पर देखिएगा 18, 19, 20 तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 22 है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सुरक्षित वनों का विस्तार है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। राइट आंसर यहां पर बी होगा, हजारीबाग। प्रश्न संख्या 23 है, जंगली जानवरों के आक्रमण से भैंस, गाय, बैल की मृत्यु होने पर राज्य सरकार कितना मुआवजा देती है? तो इसका सही उत्तर जो होगा 23 का ए होगा, 10,000 रुपया। इसके जो है ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा, मनुष्य की मृत्यु होने पर आगे हम बताएंगे इसके बारे में पूरा और डिटेल भी कि कब कब कितना कितना मुआवजा मिलता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा जंगली जानवरों के आक्रमण की वजह से अगर कोई भैंस, गाय और बैल की मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार जो वन जो नियम है उसके अनुसार 10,000 मुआवजा देती है। अगला है प्रश्न संख्या वो 24, अवर्गीकृत जिसे को हम लोग अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट बोलते हैं का कुल क्षेत्रफल राज्य में 33 वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि सबसे कम जो राज्य में वन है वो अवर्गीकृत वन है, मात्र 33 वर्ग किलोमीटर। तो इसको परसेंटेज में पूछा गया कि कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 24 का जो होगा यहाँ पर वो ए होगा, 0.14%। अगला है प्रश्न संख्या 25, किस जिले में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए साहिबगंज, बी दुमका, सी पलामू और डी है जो ए, बी और सी है। तो प्रश्न संख्या 25 का जो उत्तर होगा डी होगा, क्योंकि तीनों क्षेत्र में ये अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग दवा बनाने हेतु किया जाता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ नाम वृक्षों का, कौन कौन नाम है? गमहार, कुसुम है ये, हरड़, बहेड़ा है ये और पैसार है। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, हरड़ बहेड़ा का जो उपयोग किया जाता है वो दवा बनाने के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 27, राज्य का सर्वाधिक लाह उत्पादक जिला कौन है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है ए पलामू, बी खूंटी, सी चतरा और डी है गढ़वा। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, खूंटी में लाह उत्पादक सर्वाधिक लाह का उत्पादन होता है। अगला है प्रश्न संख्या 28, लेसिफर लक्का से निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है ए रेशम, बी शहद, सी लाह और डी है कलौंजी। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा सी लाह। प्रश्न संख्या 29 है, भारत के कुल लाह उत्पादन में झारखंड का प्रतिशत कितना है? प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। झारखंड में सबसे ज्यादा राज्य में उत्पादन किया जाता है पूरे देश भर में, और 50% से ज्यादा लाह का उत्पादन जो है किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 30, भारतीय लाह शोध संस्थान केंद्र नामकुम रांची की स्थापना कब हुई थी? भारत में पहली बार जो है लाह केंद्र का स्थापित किया गया था, वो नामकुम रांची में स्थापित किया गया है। और प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर होगा सी होगा, ये 1924 में स्थापित किया गया था। अगला है प्रश्न संख्या 31, भारतीय राज्य तेंदुपत्ता नीति 2015 कब अधिसूचित किया गया? तो ये रघुवर दास के कार्यकाल में एक नीति बनाया गया था, झारखंड राज्य तेंदुपत्ता नीति, और ये जो अधिसूचित किया गया था, जो लागू किया गया था, वो 27 जनवरी 2016 से किया गया था। अगला है प्रश्न संख्या 32, राज्य के कुल तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड में होता है? तो राज्य में भी सबसे ज्यादा पूरे देश में झारखंड में ही तसर का उत्पादन होता है, और बिल्कुल यहां पर 32 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, 60% से ज्यादा होता है। राइट आंसर डी। अगला है प्रश्न संख्या 33, झारखंड के किस जिले में शहद को हेनार हनी कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 33 का जो होगा बी, लातेहार में शहद को हेनार हनी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, राज्य सरकार ने किस योजना क्रांति के तहत राज्य में शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया था? बिल्कुल ये रघुवर दास के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था, उसका नाम है मीठी क्रांति। अगला है प्रश्न संख्या 35, राज्य में मीठी क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो राज्य में मीठी क्रांति की शुरुआत जो की गई थी 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा की गई थी। अगला है प्रश्न संख्या 36, जो मीठी क्रांति के तहत राज्य सरकार मधुमक्खी पालन हेतु कितना प्रतिशत की सब्सिडी मतलब अनुदान जो उनको दिया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो प्रश्न संख्या 36 का जो उत्तर होगा ए होगा। इसमें कुल 1 लाख रुपए के लगभग खर्च करना होता है, जिसमें कि 80,000 के लगभग राज्य सरकार देती है और 20,000 के रुपए जो पशुपालन मतलब मधुमक्खी पालन जो करेगा उसको दिया जाएगा, वो अपना खर्चा करेगा। अगला है प्रश्न संख्या 37, निम्न में से किसके द्वारा मधुमक्खी पालन हेतु राज्य के किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? क्योंकि मधुमक्खी पालन भी एक बहुत जो होता है एक टेक्निक का काम होता है, अगर उसको सही से नहीं किया जाए तो उसमें गलतियां होने की वजह से ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाता है और उसका नुकसान होता है। इसलिए यहाँ पर राज्य सरकार ने प्रशिक्षण देने के लिए
जो है कि राज्य खादी बोर्ड को ये काम सौंपा है। अगला है प्रश्न संख्या 38, राज्य के किस जिले का कटहल सिंगापुर को निर्यात किया जाता है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 38, तो 38 का जो उत्तर होगा यहां पर बी होगा। खूंटी जिले का जो कटहल है वो सिंगापुर को निर्यात किया जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना कब लागू की गई? ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि रांची से इसको प्रारंभ किया गया था। और प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर होगा ये 2019 में ये प्रारंभ किया गया था। अगला है प्रश्न संख्या 40, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत प्रत्येक लाभुक किसान को प्रतिवर्ष कितनी राशि प्राप्त होगी? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है ए 6,000, बी 10,000, सी 12,000 और डी है जो 15,000 है। तो इसका सही उत्तर होगा 40 का वो ए होगा। 6,000 रुपए दिया जाता है 3 किस्त में, 2,000 रुपया करके, 2,000 इंटू 3 किस्त में ये मिलता है कुल 6,000 रुपए एक साल में। अगला है प्रश्न संख्या 41, गौवि पालन के लिए कितने प्रतिशत अनुदान पर महिलाओं को 2 गाय दी जा रही है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर होगा यहां पर डी 90%। अगला है प्रश्न संख्या 42, मीठी क्रांति योजना से कितने किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? 2019 में यह प्रारंभ हुआ था। अभी कुछ देर पहले कुछ हमने बहुत सारे प्रश्न डिस्कस किए थे। तो प्रश्न संख्या 42 का होगा बी, 12,000 किसानों को इसमें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 43 है, राज्य के किस जिले के चकुलिया क्षेत्र को काजू उत्पादन हो रहा है? काजू का उत्पादन वहां किया जा रहा है। तो 43 का जो होगा यहाँ पर वो डी होगा, पूर्वी सिंहभूम जिले में। प्रश्न संख्या 44 है, प्रश्न संख्या 44 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? तो प्रश्न संख्या 44 का उत्तर होगा ये स्वतंत्र भारत आजाद होने के बाद पहली जो वन नीति थी 1952 में बनी थी। अगला है प्रश्न संख्या 45, राष्ट्रीय वन नीति घोषणा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय वन नीति जो घोषित हुआ था वो 1988 में किया गया था। प्रश्न संख्या 46 है, राष्ट्रीय वन नीति के तहत किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा डी। अभी झारखंड का 29.62% है। तो 2022 तक राष्ट्रीय वन नीति के तहत झारखंड में 33.33% वन क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें तो झारखंड का अगर अभी वर्तमान के आधार पर 2019 के रिपोर्ट के आधार पर ही देखें तो झारखंड में अगर निजी वन को और सड़क किनारे या फिर अन्य जगह पर वनावरण को अगर जोड़ दिया जाए तो झारखंड ऑलरेडी 33% अपना लक्ष्य हासिल 2019 में ही कर लिया है। तो आने वाला जो दिन होगा झारखंड में और वन क्षेत्र इंक्रीज होने की संभावना है। प्रश्न के 46 का जो उत्तर होगा वो डी होगा, 33.33%। अगला प्रश्न संख्या 47, राष्ट्रीय वन नीति के तहत प्रत्येक में एक वन समिति होगी। मतलब कि राष्ट्रीय वन नीति के तहत जो वन समिति बनाने का निर्णय लिया गया था, तो ये किस स्तर पर बनाने का निर्णय लिया गया था? तो प्रश्न संख्या 47 का जो होगा ये होगा गांव स्तर पर ये बनाने का निर्णय लिया गया था। प्रश्न संख्या 48 है, राज्य में कितनी वन समितियां गठन अभी तक किया गया है? तो प्रश्न संख्या 48 का जो होगा ये होगा 200 वन समितियां का अभी तक गठन हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 49, ध्यान रखिएगा इसमें बोलिएगा सर कुछ अंतर भी है, तो नहीं, बिल्कुल जो मनीष रंजन है उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। तो अभी तक जो उस बुक में रिकॉर्ड किया गया था 200 है। हो सकता है कि बाद में और भी बने होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बना होगा, लेकिन 200 उसमें दिया हुआ है। अगला है प्रश्न संख्या 49, झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम 1882-85 में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर बी, जेफ हैविट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 50, राज्य में वनों के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से कितने प्रादेशिक प्रमंडलों का सृजन किया गया है? तो प्रश्न संख्या जो 50 का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा 31। अगला प्रश्न संख्या 51, राज्य सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादित किया गया था। तो 51 का जो होगा डी, 2001 में ये प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 52, वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए ब्लैंक के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंध वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय स्थापित किया गया है। तो पूछा गया है कि ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहां है? तो सीधा सा इसका सही उत्तर होगा ये रांची में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 53, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर वन लगाने का लक्ष्य था? 10वीं पंचवर्षीय योजना याद कीजिए। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य में अगर हम बात करें तो 53 का यहाँ पर डी हुआ, 3,424 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर लगाने का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न संख्या 54, निम्न में से कौन सा झारखंड का राजकीय वृक्ष है? राजकीय वृक्ष जो इस बार के झारखंड के नया लोगों में भी इसको दिखाया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, साल का वृक्ष है। अगला है प्रश्न संख्या 55, राज्य में
जंगली जानवरों के आक्रमण से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा कितनी अनुग्रह राशि दी जाती है? तो प्रश्न संख्या 55 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, 2.5 लाख रुपए। एक्चुअली इसमें ध्यान रखिएगा, एक न्यूज़पेपर था प्रभात खबर। प्रभात खबर में देखिएगा जून या जुलाई का एक न्यूज़ आया था, उसमें अभी 4 लाख दिया गया है, 4 लाख कर दिया गया है। और एक चीज मान लीजिए हम पिछला वाला जो डाटा है उसके आधार पर उत्तर दे रहे हैं, तो यहाँ पर 2.5 लाख है। और इसमें भी ध्यान रखिएगा ये जो 2.5 लाख है 18 वर्ष से ज्यादा जिसकी उम्र है और उसकी मृत्यु हो जाती है जंगली जानवरों के द्वारा, तो उसको 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। अगर 18 वर्ष से कम उम्र है तो उसको 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। और अभी प्रभात खबर जो एक न्यूज़पेपर थी उसमें जो डाटा जारी किया गया है कि हाथियों की मृत्यु से या फिर जंगली जानवरों की जैसे मृत्यु होने पर 4 लाख रुपया अनुदान दिया जाता है। अब इसमें दोनों ऑप्शन है, तो क्या टिक करेंगे? तो लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पर अगर हम माने तो 4 लाख ही टिक कीजिएगा, एग्जाम में दिया हुआ है तो। अगर 2.5 लाख ही तो 2.5 लाख ही दीजिएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है कि 18 प्लस पूछा गया है, मतलब 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों की, लेकिन यहाँ पर 1.5 लाख ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो 2.5 लाख ही उत्तर देंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। तो लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भी हम बता दे रहे हैं, एग्जाम में अगर 2.5 लाख नहीं है, 4 लाख दिया हुआ है, तो 4 लाख को ही टिक कीजिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 56। इसका हम जो अब बोलिएगा सर प्रभात खबर में हम लोग तो नहीं देखे हैं, तो हम इसका एक क्लिप जो है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी पर अपलोड कर देंगे, उसको एक बार देख लीजिएगा। और भी सारा डाटा दिया हुआ है वहां पर कि मृत्यु होने पर जंगली जानवरों के या फिर कोई कैटल्स वगैरह है जो गाय वगैरह है या फिर अनाज वगैरह बर्बादी हो जाती है, तो उसमें कितना कितना अब मुआवजा मिलता है। पहले कम मिलता था, अभी रिवाइज हो चुका है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में वो रिवाइजन नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम वो नहीं कंसिडर कर रहे हैं। आपको यहाँ पर उत्तर हम बी ही दे रहे हैं। अगला प्रश्न संख्या 56, झारखंड इको टूरिज्म नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो झारखंड इको टूरिज्म जो नीति थी, पॉलिसी तो जो थी 56 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर सी होगा, वो अक्टूबर 2015 में। एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखिएगा ये 2015 में ही आया था, तो यहाँ पर ए और बी तो होगा नहीं, अब बचा अक्टूबर और नवंबर, तो इसमें याद करना पड़ेगा थोड़ा, अक्टूबर में हुआ था। अगर सिर्फ ईयर दिया हुआ है तो 2015 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 57, केंद्र संपोषित राष्ट्रीय वनीकरण योजना के तहत राज्य में कितने प्रादेशिक एवं वन्य प्राणी प्रमंडलों में वन विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है? तो 57 का जो उत्तर होगा वो सी होगा, 18 वन्य विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, झारखंड राज्य में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो झारखंड में कुल अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो 58 का जो होगा वो बी होगा, 11 कुल है। अगला प्रश्न संख्या 59, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 59 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर सी होगा, 1972 में लागू हुआ था। अगला है प्रश्न संख्या 60, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, मतलब कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या पर्यावरण मंत्री, भारत सरकार? तो प्रश्न संख्या 60 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो बेतला राष्ट्रीय पार्क ये 86 में 1986 में स्थापित हुआ था। प्रश्न संख्या 62 है, निम्न में से झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? ध्यान रखिएगा मनीष रंजन मिश्र का थोड़ा गलत उत्तर दिया हुआ है, ये सी होगा, बेतला होगा। प्रश्न संख्या 62 का जो होगा सी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 63, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये राइट आंसर बी होगा, लातेहार। प्रश्न संख्या 64 है, भारत सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत कब की थी? हाथी परियोजना के अंतर्गत दलमा अभ्यारण्य वगैरह को शामिल किया गया था, तो 64 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर बी होगा, 1992 में। इसमें रेशियो ही पूछता है कि इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का कितना अनुपात होता है, तो भारत सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40%। अगला है प्रश्न संख्या 65, निम्न में से किस अभ्यारण्य से देश में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही उत्तर जो होगा 65 का वो होगा ए। अभी हमने बताया दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरुआत हुई थी 1992 में। अगला है प्रश्न संख्या 66, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये राइट आंसर यहाँ पर ए होगा, पूर्वी सिंहभूम। अगला है 67, भारत सरकार ने देश का प्रथम गज संरक्षित केंद्र कहां स्थापित किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पेपर 1 में या पेपर 2 में दोनों में आ सकता है। तो ऊपर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए गढ़वा, बी गिरिडीह, सी हजारीबाग और डी है पूर्वी सिंहभूम। तो इसका उत्तर तो आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया दलमा अभ्यारण्य वहीं से प्रारंभ हुआ है, तो पूर्वी सिंहभूम में ही बनाएगा और कहाँ बनाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 68, झारखंड में सर्वप्रथम प्राणी गणना कब हुई थी?
68 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ए होगा। पहली बार 2002 में प्राणी की गणना की गई थी। अब ध्यान रखिएगा, टाइगर की गणना अगर पूछा जाए तो पहली बार झारखंड में बेतला नेशनल पार्क में किया गया था 1932 में। अगला है प्रश्न संख्या 69। राज्य के किस जिले में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? ऑप्शन यहां पर ए हजारीबाग, बी दुमका, सी देवघर और डी है साहेबगंज। तो 69 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, साहेबगंज में ये विकसित किया गया है, डी। प्रश्न संख्या 70 है, झारखंड में किस संस्था क्लब द्वारा जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? प्रश्न संख्या 70 का जो सही उत्तर होगा ये होगा, नेचर क्लब के द्वारा। प्रश्न संख्या 71 है, निम्न में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सांभर पाए जाते हैं? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ ए, बी, सी और डी। तो प्रश्न संख्या 71 का जो सही उत्तर होगा ये दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में। अगला है प्रश्न संख्या 72, लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो लावालौंग जीव अभ्यारण्य जो है वो चतरा जिले में स्थित है। अगला है प्रश्न संख्या 73, पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो पहले ये हजारीबाग में पड़ता था, अभी गिरिडीह नया जिला बन गया है, तो 73 का ए होगा, गिरिडीह जिले में पड़ता है। अगला है 74, राजमहल पक्षी आश्रयनी कहाँ स्थित है? हजारीबाग, साहेबगंज, पाकुड़, रामगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा या तो पाकुड़ में होगा या फिर ए तो होगा नहीं, राजमहल बोला है तो राजमहल तो हजारीबाग में नहीं आता है ना रामगढ़ में आता है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर भी अगर नहीं पता होता ना तो ऑप्शन के आधार पर भी आप दे सकते हैं। अब बचा बी और सी, तो 74 का जो होगा उसको याद कर लीजिएगा, बी होगा, साहेबगंज में स्थित है। अगला है 75, पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर ये पाकुड़, बी है पूर्वी सिंहभूम, सी कोडरमा और डी है गुमला। तो इसका सही उत्तर जो होगा 75 का वो डी होगा, गुमला जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 76 है, तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, ए जमशेदपुर, बी रांची, सी धनबाद और डी है बोकारो। इसका सही उत्तर जो होगा यहां पर वो होगा 76 का, वो सी होगा, धनबाद में स्थित है तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला है प्रश्न संख्या 77, उधवा जल पक्षी आश्रयनी किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन यहां पर ये साहेबगंज, गढ़वा, पलामू और रांची। तो उधवा जल पक्षी जो आश्रयनी है वो आपका साहेबगंज में स्थित है। ऑप्शन है अगला है 78, महुआ डांड भेड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मतलब किस जिले में स्थित है? गुमला, लातेहार, बोकारो और डी है रांची। तो 78 का जो होगा वो बी होगा, ये लातेहार जिले में स्थित है। अगला है प्रश्न संख्या 79, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है हजारीबाग, बी रांची और सी धनबाद और डी है कोडरमा। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है 79 का जो होगा डी होगा, ये कोडरमा जिले में स्थित है। कोडरमा अवरक के लिए प्रसिद्ध है, कोडरमा हजारीबाग। अगला है प्रश्न संख्या 80, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य ये लातेहार जिले में स्थित है, लातेहार। पलामू देख के लगता है पलामू जिले में ही आएगा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ये लातेहार जिले में, वर्तमान में नया जिला बनने पर लातेहार में आता है। प्रश्न संख्या 81 है, भारत सरकार ने कब टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था? तो भारत सरकार ने ये 73-74 के वर्ष में ये लॉन्च किया था और एक साथ पूरे भारत में 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, जिसमें कि एक टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व भी था। और अगर हम बात करें टाइगर सेंसस 2018 के आधार पर, तो झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ मौजूद नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑफिशियली ये रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व यही है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही पलामू टाइगर रिजर्व है, अलग से नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको टिक कीजिएगा। राइट आंसर 82 का जो होगा वो 82 का पलामू जीव अभ्यारण्य दिया हुआ है, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये 2 उत्तर दिया हुआ है इसमें, देखिएगा अगर देखिएगा मनीष रंजन में उत्तर दिया हुआ है ए, लेकिन बात किया जाए तो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही सारे आते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य भी, टाइगर रिजर्व भी। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग टिक करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान पर ही टिक करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मान लीजिए ए इजिकल टू बी है और ए सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा को ही हम टिक करेंगे, तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर बी हम टिक करेंगे, उसी का भाग है वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न संख्या 83, ऑल इंडिया टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट 2018 के अनुसार झारखंड में कितने बाघ थे? तो 83 का जो सही उत्तर होगा ए, 5 झारखंड में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। हमने बोला है पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ मौजूद नहीं है।
लेकिन ये पूरे पूछा गया है कि जो टाइगर सेंसस जो 2018 हुआ उसके अनुसार पूरे झारखंड में कितने बाघ हैं। मतलब कि बहुत सारे जू वगैरह होते हैं ना, तो वहां पर बाघ को रखा जाता है, जैसे कि बिरसा जो जैविक उद्यान, सॉरी हाँ, बिरसा भगवान बिरसा जैविक उद्यान जो है और मांझी में, वहां पर भी बाघ है, और भी कुछ जू वगैरह है, वहां पर 1-2 बाघ है। तो सब मिलाकर कुल 5 बाघ अभी झारखंड में मौजूद हैं। ऑफिशियली पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ मौजूद नहीं है। हाँ, वहां पर अलग अलग तरह से अभी भी जो है गणना किया जा रहा है, बहुत सारे कैमरे वगैरह लगा के उनका डीएनए वगैरह को प्राप्त करके कि हाँ है या नहीं है, लेकिन अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 84। ऑल इंडिया टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में कितने बाघ थे? तो 84 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर वो डी होगा, 2977। और ये दिनों दिन बढ़ रहा है, दिनों दिन मतलब जो रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर ये हमेशा बढ़ रहा है। 85 है ऑल इंडिया टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए गए थे? तो ये सही उत्तर होगा यहाँ पर बी, 85 का बी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए गए हैं। अगला प्रश्न 86, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। अगला है टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ स्थित है? तो टाटा स्टील जो है ये जमशेदपुर में ही होगा। अगला है 88, झारखंड राज्य में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है हजारीबाग, बी साहेबगंज, सी रामगढ़ और डी है रांची। तो 88 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, ये रांची जिले में स्थित है। अगला है प्रश्न संख्या 89, बिरसा मृग विहार किस जिले में स्थित है? तो ये भी आपका ये बिरसा मृग विहार, तो 89 का जो सही उत्तर होगा ये सी होगा, खुट्टी जिले में स्थित है। पहले रांची में होता था इसलिए कंफ्यूजन, क्योंकि अभी जिला अलग बन गया है तो इसलिए अभी खुट्टी जिला में ही वो पड़ता है। अगला है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, ये तो बोकारो में स्थित है, जो बोकारो स्टील प्लांट इसका प्रबंधन करता है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। अभी हाल ही में यहाँ पर एक रामेश्वरी नाम की शेरनी थी जो पिछले साल इसका निधन हुआ था, तो एग्जाम में वो भी पूछा जा सकता है कि रामेश्वरी नाम की जो शेरनी थी उसका निधन किस जैविक उद्यान में हुआ है? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में। अगला है निम्न में से किस शहर में जुबली पार्क स्थित है? तो आप सब तो फेमस है ये जमशेदपुर। अगला है प्रश्न संख्या 92, राज्य सरकार ने कब पलामू व्याघ्र फाउंडेशन का गठन किया था? तो राज्य सरकार ने पलामू व्याघ्र जो फाउंडेशन था, 92 का जो सही उत्तर होगा ये होगा, 2014 में गठित किया गया था। अगला है प्रश्न संख्या 93, राज्य सरकार द्वारा कहां आधुनिक पौधाशाला स्थापित किया गया है? तो 93 का जो सही उत्तर होगा वो डी, मतलब ये तीनों जगह स्थापित किया गया, रांची, सरायकेला खरसावां और देवघर, महेशपुर, गम्हरिया और गड़कहाटंगा। अगला है प्रश्न संख्या 94, निम्न में से कौन सा भारत सरकार का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक मिशन है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो 94 का जो सही उत्तर होगा ये होगा, ग्रीन इंडिया मिशन। अगला प्रश्न है 95, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात क्या है? तो 95 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, 60-40, केंद्र सरकार का 60 और राज्य सरकार का 40। अगला है प्रश्न संख्या 96, निम्न में से कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है? पलामू व्याघ्र परियोजना, हाथी परियोजना, अभी दोनों बता दिए, ये दोनों तो कन्फर्म है। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सी होगा कि नहीं होगा, तो भी मार दीजिए डी, क्योंकि अगर दो कन्फर्म है आप, पलामू व्याघ्र परियोजना तो है ही, हाथी परियोजना भी है 92 में और ये 73-74 में, तो दोनों है ही, तो सी होगा ही। तो राइट आंसर 96 का वो डी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 97, ये क्लियर दिख रहा है ना सभी को? इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये 97 का जो होगा वो ए होगा, केंद्र प्रायोजित है। अगला है 98, वन्य प्राणी पर्यावरण समेकित विकास योजना के व्यय में केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? तो केंद्र और राज्य का अनुपात जो इसमें है वो बी होगा, 60 और 40 का रेशियो, 60% केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार का। अगला है 99, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम के तहत राज्य में कहां वेटलैंड के संरक्षण एवं विकास संबंधी कार्य किया जा रहा है? ऑप्शन है यहां पर ए साहेबगंज, बी गुमला, सी रांची और डी है पाकुड़। तो 99 का जो सही उत्तर होगा ये साहेबगंज में ही किया जा रहा है। अगला है प्रश्न संख्या 100, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम योजना में केंद्र एवं राज्य का अनुपात कितना है? तो 100 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, 60-40 का इसमें भी अनुपात है। एग्जाम में कभी कभी एक ही पूछता है, जैसे कि इसमें केंद्र सरकार का अनुपात कितना है
राज्य सरकार का कितना अनुपात है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर कभी पूछ दिया ना कि बताइए कि इस परियोजना में सिर्फ राज्य सरकार का कितना योगदान है, आपको पता है 60-40 का है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है कि राज्य सरकार का कितना होगा, केंद्र सरकार का कितना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं पर पता चल जाए कि राज्य और केंद्र का 60-40 है, तो इसमें ध्यान रखिएगा हमेशा जो कम परसेंटेज होता है वो राज्य सरकार का होता है और ज्यादा परसेंटेज जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। ये वहां पर उपयोग करना आपको ट्रिकी होगा, जहां पर आपको तो ये पता है कि 80-20 है, 60-40 है, 70-30 है, 75-25 है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि केंद्र का है ये राज्य सरकार का। तो जो कम परसेंटेज है हमेशा वो राज्य सरकार का होता है और ज्यादा जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है वो केंद्र सरकार का होता है। लेकिन यहां पर तो वैसा नहीं था, यहां पर पूछा गया है केंद्र और राज्य का, तो 60-40 राइट आंसर सी। 101 है, 101। तो निम्न में से किस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य का सरकार का व्यय अनुपात 60-40 है, दे दिया यहां पर। तो ये दोनों में बिल्कुल यहां पर राइट आंसर जो होगा सी होगा, ए और बी, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम में भी और हाथी परियोजना में भी। अगला है प्रश्न संख्या 102, पलामू व्याघ्र परियोजना में केंद्र और राज्य का व्यय अनुपात कितना है, कितना कितना खर्चा करेंगे। तो 102 का ए होगा 50-50 इसमें, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 50-50 याद रख लीजिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 103, यहां पर देखिए अभी एक बताते रहे थे ना आगे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को जंगली जानवरों से हुई क्षति पर राज्य सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया जाता है। ऑप्शन यहां पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है यहां पर ए 1 लाख, बी 1.5 लाख, सी 2 लाख और डी है 2.5 लाख। अब बोलिएगा सर यहां तो क्लियर ही नहीं लिखा है कि मौत हो गया या फिर क्षति। यहां पर क्षति का मतलब क्या, घायल भी तो होता है ना क्षति का मतलब। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं इसके नियम के बारे में, अभी हमने बताया है आपको कि 18 वर्ष से ज्यादा की मृत्यु हो जाती है जंगली जानवरों की वजह से, तो उसमें 2.5 लाख रुपया देता है। और अगर 18 वर्ष से कम उम्र है तो 1.5 लाख रुपया। तो जो ऑप्शन है उसके आधार पर तो बिल्कुल मेरा उत्तर जो होगा वो भी होगा 1.5 लाख रुपया। इसमें और भी कुछ आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि मान लीजिए कोई घायल हो जाता है तो कितना मिलेगा। तो मनुष्य के घायल होने पर 50,000 रुपया दिया जाता है। अगर और बोलिएगा सर कि 18 वर्ष से कम या फिर 18 वर्ष से ज्यादा, तो दोनों के लिए 50,000 ही है। 18 प्लस या फिर 18 एज जो है लेस देन 18 ईयर्स है, एज ग्रेटर देन 18 ईयर्स। अगर मृत्यु होता है तो सॉरी घायल होते हैं तो दोनों के लिए 50,000, और अगर मृत्यु होता है तो 18 ग्रेटर के लिए 2.5 लाख और 18 लेस के लिए 1.5 लाख, जो हमने यहां पर उत्तर दिया। और साधारण रूप से हल्के फुल्के अगर घायल हुए, हाथी आया सुर लगाया मार दिया और जो कादो जो होता बोलते हैं इसको, पानी था पानी में ही बिक दिया, तो वहां पर हल्के फुल्के घायल हो गए तो उसमें 10,000 रुपया दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था मृत्यु पर, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है क्षति हुआ है, तो क्षति का मतलब यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 50,000 का, तो हम लोग यहाँ पर 1.5 लाख की टिक करके मान के चलेंगे कि, लेकिन एग्जाम में बैठिएगा तो वहां पर क्लियर रहता है कि मृत्यु हुआ या नहीं हुआ है, तो उस पर उत्तर देना है। घायल हुआ है तो वहां पर जब तक क्लियर नहीं करेगा तो कैसे उत्तर देंगे। हाँ ऑप्शन के आधार पर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब बोलिए सर 2.5 लाख क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 18 से कम लिखा हुआ इसलिए 2.5 लाख नहीं होगा, 1.5 लाख होगा। अगला है 104, जंगली जानवरों द्वारा पक्का मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करने पर राज्य सरकार द्वारा कितने क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो अभी हमने बताया कि नहीं, ये नहीं बताए हैं, पक्का मकान जो है अगर क्षतिग्रस्त हो गया है, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, तो इसमें 15,000 रुपया दिया जाता है। अगर पूछेगा कि पूर्ण रूप से पक्का मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गया है तो 75,000 रुपया दिया जाता है। क्लियर है। और ढलाई किया हुआ, ध्यान रखिएगा ढलाई किया हुआ रहना चाहिए। पक्का मकान है ढलाई किया हुआ है तो 75,000 रुपया पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। अगर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है लेकिन पक्का मकान है लेकिन ढलाई किया हुआ नहीं है, जैसे पक्का मकान कर लेते हैं लेकिन ऊपर ढलाई ना करके एल्बेस्टस वगैरह या फिर खपड़े वगैरह रख देते हैं, तो उसमें मिलता है 10,000 रुपया। अगर कच्चा मकान है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है तो 7,500 दिया जाता है। यहां पर पूछा गया था गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, ढलाई किया हुआ मकान, यहां पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन ढलाई किया हुआ,
तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जो उत्तर देंगे यहाँ पर उसी के आधार पर देंगे, क्योंकि ऐसा ऑप्शन आपको बाद में नहीं मिलेगा। अगर बिना ढलाई किया हुआ रहता तो 10,000 देते हैं, तो 10,000 तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए हम लोग ढलाई किया हुआ मान के चलेंगे कि ढलाई किया हुआ है। ढलाई किया हुआ तो 15,000 दिया जाता है। ध्यान रखिएगा ये पूर्ण क्षतिग्रस्त नहीं है, आंशिक रूप से, जैसे कि एक आध दो दीवार टूट गया या फिर 2-3 रूम टूट गया तो उसके केस में 15,000 दिया जाता है। अगर कच्चा मकान है, अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, मतलब गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है, तो 7,500। मतलब कि कच्चा मकान पूरा का पूरा ढह जाए तो भी 7,500, थोड़ा बहुत नुकसान हो तो भी 7,500 है। ये मनीष रंजन के बुक्स जो नया वाला एडिशन है उसमें देखिएगा चैप्टर नंबर 13 में पेज नंबर 14। तो इस बार जो चैप्टर नंबर दिया हुआ है चैप्टर के आधार पर है, तो चैप्टर नंबर 13.14 में ये पूरा आपको मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, इसको याद रख लीजिएगा, सारा वहां पर लिस्ट दिया हुआ है। अगला 105, जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति करने पर राज्य सरकार किसानों को कितने प्रति एकड़ कितनी क्षतिपूर्ति दी जाती है? तो 105 को जो सही उत्तर होगा सी, 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाता है। क्लियर है? और लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी का 5 एकड़ नुकसान हुआ है तो क्या उनको 10,000 प्रति एकड़ का मतलब कि 50,000 मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसमें प्रति एकड़ 10,000 है और मैक्सिमम लेकिन 25,000 ही मिलेगा। कितना भी नुकसान हुआ है, अगर मान लीजिए 5 एकड़ में 10 एकड़ में कितना भी नुकसान हुआ है तो मैक्सिमम 25,000 ही मिलेगा, या फिर 1 एकड़ हुआ है तो प्रति एकड़ 10,000। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106, ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है पश्चिमी सिंहभूम, बी पूर्वी सिंहभूम, सी चतरा और डी है साहेबगंज। तो 106 का जो सही उत्तर होगा वो बी पूर्वी सिंहभूम में है। 107 है उधवा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है जमशेदपुर, बी रांची, सी साहेबगंज और डी है कोडरमा। तो 107 का जो सही उत्तर होगा ये सी होगा, ये साहेबगंज में स्थित है। अगला है प्रश्न संख्या 108, वन संरक्षण समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। 108 का जो बी होगा 1909 में ये वन संरक्षण समिति का गठन हुआ था। सॉरी 108 था, नहीं है 108 का बी, हम बिल्कुल सही है। 109 है झारखंड में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1954 में कहाँ स्थापित किया गया था? ए धनबाद, बी गिरिडीह, सी हजारीबाग और डी है चतरा। तो 109 का जो सी होगा हजारीबाग में स्थापित किया गया था पहला राष्ट्रीय उद्यान। अगला है प्रश्न संख्या 110, बिरसा मृग विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ए धनबाद, बी रांची, सी हजारीबाग और डी है चतरा। तो 110 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, रांची में। तो इस तरह से जैसा कि हमने बताया था कि कुल 110 प्रश्न यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो फाइनली 110 प्रश्न यहाँ पर हमने चर्चा कर दिया है। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर 110 में से किसी प्रश्न में डाउट है या फिर कुछ अन्य कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट कॉल कर देते हैं तो कॉल हम सबका रिसीव नहीं कर पाते हैं, तुरंत हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन कमेंट कर दीजिएगा, आप हम वो चीज़ें बता दीजिएगा, जरूर हम अगले सेशन में या फिर आपके साथ वो हम रिप्लाई जरूर करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम स्वरूप एकेडमी पर उपलब्ध होगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें उत्तर भी हमने दे दिया है, कुछ कुछ गलत भी उत्तर है तो हमने कोशिश किया है कि उसका सही भी यहाँ पर टिक कर दिया है, लेकिन कुछ का टिक हमने नहीं किया है। तो ऊपर में जो आंसर दिया है उसी को देखिएगा। बहुत सारे उत्तर किसी को देख लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें बहुत सारे गलत है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो उत्तर हमने बताया उस पर, क्योंकि हमने एक्सप्लेन करके सारा बताया है, तो ज्यादा आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। एक मिनट, एक इसमें 89 में और एक 110 में हमको कंफ्यूजन था। बिरसा मृग विहार, देखिए यहां पर यही चीज होता है। अब बोलिएगा सर कि बिरसा मृग विहार तो अभी यहां पर आपने बताया कि खूंटी जिले में स्थित है। 80 कितना, 89 था। बिरसा मृग विहार किस जिले में स्थित है? खूंटी। और यहां पर दिया हुआ है 110 में रांची। तो एक्चुअली यहां पर ऑप्शन में नहीं है। जब बिरसा मृग विहार बना था तो उसमें खूंटी जिला नहीं बना था, खूंटी एक अनुमंडल के तौर पर था, और ये सीएनटी एक्ट के बाद ही 1903 से ही वो अनुमंडल बना हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, तो पहले ये रांची का ही भाग था, तो रांची को ही। तो ऑप्शन के आधार पर भी कभी कभी हम लोग को अपने का
स्टैंड बदलना पड़ता है। मतलब सब बोलते हैं ना, नजरिए की बात है, तो ये नजरिए की बात है। जैसा ऑप्शन रहेगा उनके अनुसार टिक करेंगे। तो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर दोनों में कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो अब मिलते हैं अगले टॉपिक में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।